ओके, इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने क्या किया, कवर किया था, वीडियो कह लो क्लास कह लो, बात तो एक ही है राइट। बेटा हम लोगों ने जहां तक है प्रीवॉस थ्योरी और ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और वेन्स डिस्प्लेसमेंट वगैरह कर लिए थे, स्पेक्ट्रम के बारे में हम लोगों ने देख लिया था राइट। और आज जहां तक है इस लेक्चर का अंत हो जाएगा, इस चैप्टर का अंत हो जाएगा और उसके अंत की शुरुआत आज हम लोग करेंगे मिस्टर स्टीफन साहब के साथ। कौन से साहब के साथ? स्टीफन साहब। और स्टीफन साहब का लॉ था एक, वो क्या कहता था कि किसी भी बॉडी की एमिसिविटी, किसी भी बॉडी की एमिसिविटी, अगर मैं कहता हूं पहले तो E, एमिसिविटी E थी, और अगर इसकी बात करता हूं तो आपको पता होना चाहिए एमिसिविटी फॉर अ ब्लैक बॉडी इज इक्वल टू 1। क्या रहती है? ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 रहती है। देखो ब्लैक बॉडी की एमिसिविटी 1 रहती है और ब्लैक बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर ये भी 1 रहता था। याद है ना? ये दोनों चीजें आप लोगों को याद रखनी है। अच्छा, इसने बोला स्टीफन लॉ ने किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर यानी कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोला? किसी भी बॉडी का एमिसिव पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उस समय पर जो टेम्परेचर है उस बॉडी का उसके 4th पावर पर, यानी कि काफी हाई पावर की बात कर रहा है। हालांकि टी की पावर 4 कैसे है इसकी भी डेरिवेशन होती है, एंड आई डोंट थिंक कि अभी हमें जो है जाने की जरूरत है, वो आप जब बड़ी क्लास में बीटेक या बीएससी में जाएंगे तब आपको जो है करने को मिलेगी। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर है तो इसको हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट कौन सा आएगा? क्योंकि हमारे पास स्टीफन साहब है तो ऐसे जैसे वेन्स कांस्टेंट आया था ऐसे स्टीफन कांस्टेंट आ जाएगा, और उस स्टीफन कांस्टेंट का नाम हो जाएगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा टाइम्स टी की पावर 4 राइट। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सिंपल सी बात चलिए, 3rd 9th क्लास वाली F इज इक्वल्स टू m जैसे चल रहा था। अब E इज इक्वल्स टू सिग्मा टी की पावर 4 चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसी भी बॉडी पे अगर मैं ये चीज देख रहा हूँ, किसी बॉडी की एमिसिव पावर देख रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है उसकी एमिसिविटी तो होगी होगी। भाई ये कहानी तब वैलिड है जब मेरे पास ब्लैक बॉडी हो कि E की वैल्यू ही नहीं आ रही, क्योंकि ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे वरना कोई फर्क नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मल बॉडी के लिए अगर मैं एमिसिव पावर देखूंगा तो बेटा वो आ जाएगी सिग्मा इंटू E इंटू टी की पावर 4। आप समझ गए होंगे मैंने E का फैक्टर क्यों लिया, क्योंकि किसी बॉडी की कुछ ना कुछ एमिसिविटी तो होगी होगी राइट। तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा E टी की पावर 4 आ जाता है। तो जो ऊपर वाला वो ब्लैक बॉडी, ये ब्लैक बॉडी के लिए अभी हम लोग आगे देख लेंगे। यहाँ पे देखो ना E की वैल्यू 1 आ जाएगी तो ब्लैक बॉडी के लिए काम हो जाएगा, बिल्कुल सेम चीज है राइट, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने ब्लैक बॉडी के ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करी थी राइट। अब हम लोग आगे आते हैं बेटा, E को हम लोगों ने कैसे लिखा था याद कीजिए। एमिसिव पावर क्या था? रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि E की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या आई थी? रेडिएंट एनर्जी यानी कि Q पर यूनिट एरिया इनटू पर यूनिट टाइम। तो आप लिख सकते हो Q बाय AT आपके पास हो जाता है सिग्मा टाइम्स E T की पावर 4 हो जाएगा बेटा, और यू कैन से कि Q बराबर आपके पास हो जाएगा AE सिग्मा T की पावर 4 इनटू T राइट। ये क्या हो गया आपके पास? रेडिएंट एनर्जी। तो आपसे पूछा किसी बॉडी की रेडिएंट एनर्जी कितनी है तो आप Q से डिनोट करके आराम से ले सकते हैं इस चीज को, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं Q बाई T रखता हूं और सिर्फ A को इधर भेजता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रेडिएंट पावर। भाई पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। पावर क्या है? बर्डन अपॉन टाइम, और एनर्जी अपॉन टाइम एक ही तो बात है, क्योंकि एनर्जी देखो पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन टाइम, और Q यहाँ पे क्या है? देखो E एनर्जी नहीं है प्लीज, E एमिसिव पावर है ना। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं E को एनर्जी ले लेके, नहीं नहीं, E एमिसिव पावर है ठीक है। तो ये हमारे पास Q अपॉन T कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रेडिएंट पावर राइट। तो मैं रेडिएंट पावर को P इज इक्वल्स टू Q बाय T इज इक्वल्स टू A E सिग्मा T की पावर 4 लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास T यहाँ पे आ गया तो ये कहानी सिंपल हो जाएगी राइट। सो ये चीज आप लोगों के पास एक चीज पूछा था कि पावर हमारे पास जो है कितनी आती है, कैसे आती है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास अगर डेल्टा Q निकालना है, यानी कि आपको हीट लॉस निकालना है, रेडिएंट एनर्जी लॉस निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे? भाई किसी भी बॉडी से अगर आपको लॉस निकालना है तो आप ऐसा समझिए किसी बॉडी ने कितना एमिट किया और उसमें से दूसरी बॉडी ने कितना एब्जॉर्ब किया, बाकी जो बचा वो क्या हो गया? लॉस ही तो हो गया। भाई मेरे पास 10 रुपए हैं और तुम्हारा काम हुआ सिर्फ 6 रुपए का, तो लॉस कितने का हुआ? कैसे पता पड़ा? मेरे में से जो एमिट हुआ उसमें जो तुमने एब्जॉर्ब किया उसको माइनस करा तो आपके पास लॉस आ गया। तो डेल्टा Q आप कह सकते हो कि सर आपका Q एमिसिव माइनस
Q ऑफ एब्जॉर्ब, राइट। अब बेसिकली Q एमिसिव और इसमें जो अंतर रहेगा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का, देखो क्योंकि उसी बॉडी का एरिया, ई, सिग्मा सब कुछ कांस्टेंट रहेगा, जो चेंज रहेगा वो क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। लेट्स से इसका टेम्परेचर मैं T मान लेता हूं और दूसरी वाली बॉडी का टेम्परेचर मैं T नॉट मान लेता हूं, तो उस समय पर आपके पास डेल्टा Q इज इक्वल्स टू, ऐसे लिख दूं, A टाइम्स E सिग्मा ब्रैकेट, देखो दोनों में आएगा तो मैं लिख रहा हूं T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4, चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां तक किसी को? क्योंकि भाई दो बॉडी आ गई ना, मैं इसको भी लिख दिया T की पावर 4, इसको लिख दिया T नॉट की पावर 4, तो T की पावर 4 था एमिसिव जो कर रही थी, और एब्जॉर्ब वाले का मान लिया T नॉट उसने एब्जॉर्ब किया है, जो लॉस आएगा वो हमारे पास ऐसे आ जाएगा बेटे दोनों में से। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही यहां तक? अच्छा, तो ये आपके पास Q आ गया है, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, Q नहीं आया है, ये तो अगर T की मल्टीप्लाई कर रहा हूं Q बाई T, यानी कि पावर है ना, देखो Q का इनटू T करना पड़ता है, Q बाई T मान लो, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो आपके पास पावर की वैल्यू आ जाती है कितनी, रेडियंट पावर की, A टाइम्स E इनटू सिग्मा T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4, जिसको आप लोगों ने क्या लिखा है, डेल्टा Q बाई T, ठीक है, इसको ऐसे ही रह देते हैं। अब आप लोगों को एक चीज और, हाँ जी, टाइम यहाँ पे डिवाइड कर देना Q बाई T, एक ही बात है, वहां पर जो टाइम की मल्टीप्लाई करी थी मैंने, यहाँ पे लेके आगे डिवाइड की बात है बेटा, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, राइट। अच्छा, तो अब मैं आप लोगों से अगर कहूं डेल्टा Q बाई T की वैल्यू एक तो ये है, ठीक है, और अगर मैं यहां पर आप लोगों को एक चीज समझाता हूं कि डेल्टा Q बाय डेल्टा T यानी कि रेडिएंट पावर, इसको मैं टेम्परेचर के साथ रिलेट करूंगा। किसके साथ रिलेट करूंगा, टेम्परेचर के साथ। जैसे जैसे टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज होता है और किसी बॉडी का चेंज होता है जिसकी हीट कैपेसिटी C है, इफ C इज द हीट कैपेसिटी, अगर किसी भी बॉडी की हीट कैपेसिटी C है, राइट, और उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर, बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर को मैं क्या लिख सकता हूं, dt, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में d छोटा t है टाइम t के लिए। तो रेट को कोई भी चीज आएगी तो हमें पता है कि अगर किसी चीज का रेट निकालना है तो उस क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो हमारे पास ये आ गया, तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास जो पावर है डेल्टा Q बाय T, या डेल्टा T कर लो, कोई दिक्कत नहीं, छोटे टाइम के लिए डेल्टा T कर लो, एक ही बात आ जाएगी, तो यहाँ पे भी डेल्टा T कर देंगे, ये आ जाएगा dt बाय T, लेकिन टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। भाई सीधी सीधी बात है, अगर एक बॉडी, ध्यान सुनिएगा, चाय ले लो आप, एक गर्म चाय ले लो, तो गर्म चाय अगर आप अभी सर्दी में रखोगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है, ये राइट, इसलिए टेम्परेचर कम हो रहा है, इसलिए मैं इसको जो है चेंज इन टेम्परेचर को माइनस से बताना चाह रहा हूँ, डिनोट करना चाह रहा हूँ कि एक समय पर आपका टेम्परेचर कुछ था और फाइनल टेम्परेचर कुछ था, तो आप फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा। कैसे आएगा, देखो मान के चलो चाय आपकी प्यारी में 50 डिग्री सेल्सियस पर, समय के साथ साथ आपकी चाय नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गई 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे 30 माइनस 50, आंसर तो माइनस का आएगा ना, तो इसलिए बेसिकली ये है तो चेंज इन टेम्परेचर ही, पर आंसर माइनस का है ना, तो इसलिए इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, माइनस ऑफ dt बाय T। समझ में आगे क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमारे पास क्या हो रहा है, समय के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है, ये राइट है। अब ये उस बॉडी के लिए था जिसकी हीट कैपेसिटी कितनी थी, C, तो ऑब्वियसली बात है इसमें मैं C की मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मैं C की मल्टीप्लाई कर दूंगा। भाई किसी भी बॉडी की नेचुरल टेंडेंसी क्या है, उसकी हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। भाई किसी बॉडी में से कितनी पावर जा रही हो कैसे पता पड़ेगा, उस बॉडी में से कितना चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, और वो हमें कैसे पता पड़ेगा, उस बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की मदद से। dq अपॉन dt इज इक्वल्स टू C, माइनस नहीं है, C इनटू है, ये माइनस तुम समझ गए हो कि इसलिए आ रहा है, राइट। तो मैं इसको ऐसे अगर लिखूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, dt बाय dt इनटू C माइनस, अब ठीक है, चलेगा। अच्छा, ये भी डेल्टा Q अपॉन T के इक्वल, ये भी डेल्टा Q अपॉन T के इक्वल, तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूं, बिल्कुल रखा जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर dt बाय dt ये किसके इक्वल हो जाएगा, a e सिग्मा a टाइम्स e इनटू सिग्मा। देखो यहाँ का जो c था इसको नीचे ले जाऊं, समझ रहे हो ना, यहाँ पे c भी तो था मल्टीप्लाई में, इसको मैं नीचे ले जाऊं तो अपॉन में c, और यहाँ तो कुछ था नहीं, यहाँ तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, t की पावर 4 माइनस t नॉट की पावर 4, ये आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर की वैल्यू आती है। अच्छा, यहां से भी अगर आप C की वैल्यू को देखेंगे
तो C की वैल्यू आप लोगों को याद होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की टर्म्स लिखते थे। जब C अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, C इज इक्वल्स टू M इंटू S, MS, C इज इक्वल्स टू MS, याद कीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपके पास इसको M इंटू S डालोगे तो आपके पास आपकी वैल्यू आ जाती है dt अपॉन dt, देखो ये चेंज इन टेम्परेचर बड़ा T और छोटा T टाइम है, इज इक्वल्स टू A टाइम्स E ऑफ सिग्मा इंटू M इंटू S अपॉन में T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4, और मास को आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो भाई, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास इंटू वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, इसको रो की टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे एक और लास्ट जो फॉर्मूला ऐसा बन सकता है वो क्या बनेगा, चेंज इन टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू टाइम आपके पास जो आएगा वो कितना आएगा बेटा, A E सिग्मा अपॉन में n की जगह लिख दूं रो इंटू V इंटू S अपॉन में सॉरी इंटू में T की पावर 4 माइनस T नॉट की पावर 4। कैमरे में आ रहा है बेटा सब कुछ, ठीक है, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो बेटा ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी हुई तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये सारी वैल्यू A सिग्मा रो V S की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, मैं अगर देखूं तो देखो जितना ज्यादा एरिया होगा उतना जल्दी चीज ठंडी होगी, ऑब्वियस सी बात है। एक चाय को कप में पी लो और थाली में पी लो उतनी चाय, थाली में एरिया बढ़ा दिया तो जब स्कूल के लेट होते थे मम्मी थाली में डाल के दूध पिला के लगा दी थी, है ना, पहले तो ग्लास में आती थी, फिर देखा मम्मी ने वो 7:30 बज गए स्कूल का टाइम हो गया, बेटा जल्दी पी, तो बस वो थाली में करके पी जाओ। तो कैसे किया तुमने, एरिया बढ़ा दिया, तो एरिया बढ़ाने से रेट ऑफ कूलिंग बढ़ गई। दूसरा E तो एमिसिविटी तो कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, डेंसिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, वॉल्यूम पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, और S पे भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। कैसे याद करें, ठीक है, अगर कोई गाढ़ी चीज है जिसकी डेंसिटी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो ठंडा कम टाइम, मतलब ज्यादा अगर क्वांटिटी है तो ठंडा कम ज्यादा टाइम लेगा। यार अगर आप मान के चलो किसी की डेंसिटी है, दूध और शहद में से कौन ज्यादा ठंडा होगा, दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है कम, तो कम मतलब ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा, तो इनवर्स रिलेशन है। इसके अलावा मास पे भी देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा मास होगा, यार सीधी सीधी बात है, एक हाँ वॉल्यूम बेसिकली ज्यादा हो गया, तो जब वॉल्यूम ज्यादा होगा तो वो ज्यादा टाइम लेगा ठंडा होने। तो ये आपके पास रिलेशन होता है, छोटा मोटा तो नहीं है, काफी ठीक ठाक सा है। तो ये आपका स्टीफन साहब ने यहाँ तक जो चीजें कही थी कि भैया टेम्परेचर किस तरीके से होता है, क्या होता है, ये सारी बातें उन्होंने बताई थी। अब इन्हीं सब चीजों का यूज करते हुए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था, फेमस साइंटिस्ट ऑफ फिजिक्स, जिनका नाम क्या था बेटा, न्यूटन साहब। मैं इसको यहाँ पे ऐसे रहने देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसका भी काम आएगा मेरे पास, और इस पे भी हम लोग एक दो न्यूमेरिकल भी कर लेंगे। पहले मैं न्यूटन साहब की बात बता दूं, फिर जो है न्यूमेरिकल सेशन तीनों का एक साथ करा दूंगा, न्यूटन का स्टीफन का, है ना, दोनों का एक साथ करा दूंगा। तो जो हमारे पास न्यूटन साहब आए थे उन्होंने क्या बातें कही थी, कैसी बातें कही थी, ये करा दूं, पहले न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग करा दूं या फिर न्यूमेरिकल कराऊं, इसके न्यूमेरिकल करा दो, तो लिखो फटाफट न्यूमेरिकल। स्फेरिकल बॉडी विद रेडियस, spherical body with radius 12 centimeter radiates 450 watt power, radiates 450 watt power, इतना पावर वो रेडिएट करता है at 500 केल्विन। किस टेम्परेचर पे कर रहा है, at 500 केल्विन। आगे कहता है if the radius were half, if radius were half and temperature was doubled, and temperature was doubled, तो आपको बताना है कि what would be the power radiated, what is the power। तो ये आप लोगों से पहला क्वेश्चन है कि अगर किसी बॉडी का रेडियस 12 था, वो कितनी पावर दे रहा था इतने टेम्परेचर पर, अगर उसी बॉडी का आप R आधा कर देते हो, टेम्परेचर डबल कर देते हो, तो बताइए पावर कितनी होगी। ये आ जाएगा आपका आज का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, वो आपसे कहता है कि एक कॉपर स्फीयर इज सस्पेंडेड एट एन इवैक्यूएटेड चैम्बर मेंटेन्ड एट 300 केल्विन। एक चैम्बर है, उस चैम्बर के अंदर एक कॉपर का स्फीयर है जो कि यहाँ पर 300 केल्विन के चैम्बर, मतलब इवैक्यूएटेड चैम्बर का जो टेम्परेचर वो कितना रखा है आपको 300 केल्विन।
आगे कहता है द स्फीयर इज मेंटेन्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन बाय हीटिंग इट इलेक्ट्रिकली। जब आप इसे हीट करते हैं तो ये जो कॉपर का स्फीयर है इसके अंदर का टेम्परेचर आपने बाहरी एक्सटर्नल यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कितना कर रखा है, 500 केल्विन कर रखा है। अ टोटल ऑफ 210 वॉट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज नीडेड टू डू इट। और इसके इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो आपकी पावर लगी है वो 210 किलोवाट लगी है। आगे क्या कहता है, व्हेन द सरफेस ऑफ द कॉपर इज कंप्लीटली ब्लैकेंड, व्हेन जब आपके पास इस कॉपर का सरफेस यानी कि मैंने बाहर बना दिया है और ये 500 केल्विन वाला अगर आप कंप्लीटली ब्लैकेंड कर देते हैं तो इस समय पर ये बोल रहा है आगे 700 वॉट इज, ये 200 किलोवाट नहीं 200 वॉट कहता है जब व्हेन द सरफेस ऑफ कॉपर इज कंप्लीटली ब्लैकेंड द पावर रिक्वायर्ड इज 700 वॉट। उस समय पर पावर कितनी लगेगी आपके पास 700 बताना है और आपको बताना है कि फाइंड द एमिसिविटी यानी कि ई ऑफ कॉपर कितना होगा। ये आप लोगों से छोटे मोटे सवाल पूछे गए हैं। दोबारा क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक आपके पास इवैक्यूएटेड चैम्बर है, ये इवैक्यूएटेड चैम्बर था, ये कॉपर का है और इसके ऊपर हमने गोला लगा दिया, इवैक्यूएटेड हो गया और इस चैम्बर का टेम्परेचर हमने मेंटेन कर रखा है 300 केल्विन। कॉपर पर इलेक्ट्रिकल भार की मदद से देने पर इसका टेम्परेचर हमने 500 केल्विन कर दिया है और इस समय पर जो पावर लगी वो 210 वॉट लगी थी। जब हमने इस कॉपर की सरफेस को पूरा काला कर दिया तो इस समय पर पावर लगी 700 वॉट। आपको बताना है कि कॉपर की एमिसिविटी कितनी रहेगी। एमिसिविटी ई फाइनल नहीं होता, ई हमेशा बॉडी का फिक्स रहता है। ई जो बॉडी है हमारे पास क्या आया था, ये आपको पता होगा, ब्लैक बॉडी अपॉन में सरफेस का सरफेस, हाँ मतलब वही उल्टा बोल दिया, सरफेस अपॉन ब्लैक बॉडी लिखा, बता सही था, डायरेक्शन उल्टी हो तो मतलब सरफेस पे जो आपकी एमिसिव पावर है अपॉन एमिसिव पावर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ये आपके पास रहता है। और पहला क्वेश्चन भी आसान सा है, इस बॉडी पर ये ऐसे कर रहा था, अगर आप ऐसे कर दोगे तो बताइए पावर कितनी होगी। इन दो क्वेश्चन को करने के लिए मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, आपका समय शुरू होता है अब। ओके बेटा, जिनका नहीं हुआ वो यहाँ देख ले, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आपसे क्या पूछा था, पावर पूछा था ना, ठीक है। पहले इस वाले केस में पावर देखते हैं। तो आपको पता है E इज इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा E A T की पावर 4। ये रिलेशन आया था हमारे पास, राइट। पहला केस लेते हैं, A की वैल्यू में क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई r स्क्वायर, राइट। एरिया इज इक्वल्स टू 4 पाई r स्क्वायर, रेडियस दे रखा है तो बेसिकली हम लोग मान के चल रहे हैं कि वो सर्कुलर है। तो E कितना दे रखा है, 450 वाट। अब जिस बच्चे को क्वेश्चन में वैल्यू डाल के करने का शौक है वो कर ले, मैं नहीं कर रहा, बस तुम्हारी मर्जी, तुम डाल करो यहाँ पे, टी की वैल्यू डाल दो, एरिया निकाल देना, जो करना है कर लेना, तुम्हारी मर्जी है। मैं करूंगा इसको ऐसे रहने देता हूँ, इज इक्वल्स टू सिग्मा E, A क्या लिख लेता हूँ मैं, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर इनटू टी की पावर 4, और ये r मेरे पास पहला वाला केस का है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं। अब आप इसकी वैल्यू डाल के सॉल्व करो, ये निकाल लो, पता नहीं क्या क्या निकालोगे, मुझे नहीं पता। मैं एक केस ये बना लेता हूँ, केस फर्स्ट, समझ में आ रहा है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दूसरे केस में कहता हूं कि मेरे पास E कितना होगा जब एरिया को सिग्मा E A सिग्मा, रेडियस को हाफ कर दिया गया है, तो 4 पाई r की जगह कह सकता हूं r बाय 2 का स्क्वायर। सर एरिया तो डाल देना, तो एरिया कहाँ है, देखो ये 4 पाई r से एरिया डाल दिया, हाँ ये तो डाल रखा है, कहाँ है कौन सा एरिया, ये लगाता रहो 4 पाई r स्क्वायर इनटू टेम्परेचर क्या किया था बेटा मैंने, डबल कर दिया था, यानी कि 2t की पावर 4 हो जाएगा। इसे उड़ा दूं, अच्छा ये तो करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, तो सिग्मा ई 4 पाई 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आपके पास ये आ जाएगा ई सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर बाय 4, और ये 16, समझ रहे हो, तो 4 आ जाएगा ना यार, देखो इंटू आर स्क्वायर बाय 4 इंटू 2 की पावर 4 कितना आ गया 16, टी की पावर 4, 4 4 जा 16, राइट। अब देखना जरा, E सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, E सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, इसकी वैल्यू कितनी रखी है 450, और तुम्हारे पास क्या बच रहा है सिर्फ और सिर्फ 4, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, E इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ E, यानी कि 4 इंटू 450 कितना आ गया 1800 वॉट आ गया आपका आंसर।
कैलकुलेशन मत करना यहाँ पे डाल के कि आर की वैल्यू डाल दिया और उसके बाद सिग्मा निकाल दे, फिर दूसरे में पुट कर रहे हो सिग्मा की, बहुत लेंदी हो जाएगा। वैल्यू पुट करना सीखिए, जब वैल्यू पुट करना सीखेंगे तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाती है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन देखो, ये भी सिंपल सा था। इस क्वेश्चन में क्या था, सी यही फॉर्मूला लगना था, E इज इक्वल्स टू, देखो बेसिकली कहानी ये थी कि इसमें हमारे पास टेम्परेचर ये वाली टेम्परेचर, राइट, E इज इक्वल्स टू सिग्मा E ए ब्रैकेट में T माइनस टी नॉट की पावर 4, ये कहानी थी हमारे पास। ये केस है, मान लेता हूं जब केस 1 था, जब आपके पास पहली वाली कहानी, तो इसके केस में आपको बोला है जब पावर कितनी थी इसके केस में, पहली वाली में 210 वाट, तो 210 वाट जब था तो सिग्मा को सिग्मा ही रहने देता हूं, ई मेरे को निकालना था ए की वैल्यू, सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको बताई है ना 5.67 10 की पावर 8 होती है। अब इधर आता हूं, इसके बाद आता हूं सिग्मा ई, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू दे रखी है, कुछ नहीं दे रखी, तो ए को ऐसे डाल देता हूं, टी की पावर 4 माइनस टी की पावर 4 मतलब 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4, डायरेक्ट सॉल्व मत करना, 10 की पावर 8 बाहर ले लेना और 5 के स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके सॉल्व करना है इसे। ठीक है, और अभी ये क्वेश्चन इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे सॉल्व करने, ये केस फर्स्ट हो गया। दूसरे केस में आपको बोला गया कि इस बॉडी को क्या कर दिया मैंने, पूरा ब्लैक कर दिया है, और इस बॉडी को ब्लैक करने का मतलब बॉडी किसकी तरह बिहेव करेगी, अब ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करेगी, और ब्लैक बॉडी की तरह बिहेव करने के टाइम पर जब 700 वाट का पावर आया तब आपके पास सिग्मा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू ए इंटू 500 की पावर 4 माइनस 300 की पावर 4 हो जाएगा, और इस इक्वेशन में से इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास सारी वैल्यू देखो, ये जितनी कटनी होंगी कट जाएंगी, सिग्मा से सिग्मा गया, ई बचा हुआ है, ए से ए गया, ये गया, तो क्या बचेगा 21 बाय 70 इज इक्वल्स टू, ई बच रहा है, सॉल्व कर देना, 7 या 21 0.3 आ गया आंसर। सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सॉल्व करोगे फंस जाओगे, ये लंबा इतना कैलकुलेशन लेके सॉल्व करोगे तो दिमाग लगाना होता है, जेई नीट ऐसे ही निकलता। ठीक है, थोड़ा सा कंपटीशन के लिए बेटा आप लोग सॉल्व करोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो गया ना, तो ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप लोगों से छोटे मोटे क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं एमएससीबीटी पर, ये सारी चीजें स्टीफन्स लॉ पर ये चीजें पूछी जाती हैं। हाँ, स्टीफन्स लॉ का मैंने वो बताया नहीं आपको, है फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं कैसे होता है। देखो बेटा कैसे क्या होता है, मैं बस वो बताना भूल गया था कि आपको जैसे स्टीफन्स कांस्टेंट बताया था ना, तो E इज इक्वल्स टू क्या आया था हमारे पास, सिग्मा टी की पावर 4, ये आया था। तो आपसे पूछा था सिग्मा की वैल्यू क्या होता है, सिग्मा का डायमेंशन क्या होता है, तो कुछ भी नहीं है, E का डायमेंशन तो आप लोगों ने निकाल ही रखा था, m टी की पावर -3, राइट, अपॉन में टी की पावर 4 यानी कि टेम्परेचर की पावर 4, ये सिग्मा का डायमेंशन आ जाएगा। तो टी की पावर 4 मतलब केल्विन लिख सकता हूं, तो इसका आ जाएगा m टी की पावर -3 थीटा की पावर -4 या फिर केल्विन की पावर -4, जो भी आपको सुटेबल लगे, जो भी आप लोगों की किताब में दे रखा उसके हिसाब से कर लेना। ये आपके पास सिग्मा की वैल्यू आ जाती है, और सिग्मा की जो कांस्टेंट वैल्यू आती है वो आती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, ये आपके पास आती है वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4, ये आप लोगों के पास वैल्यू आती है, क्योंकि देखो E की वैल्यू तो वही है, अपॉन में टेम्परेचर ही तो हुआ है, तो ये इसका जो है यूनिट आ जाती है, और ये आपके पास E की नेट वैल्यू आ जाती है। तो ये चीज आप लोगों से स्टीफन्स लॉ के बारे में यही चीजें पूछी जाएंगी, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों से कराए जाएंगे, इतना नोट कीजिए, फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर चलते हैं। तो बेटा अगला टॉपिक जो है हमारे पास वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जी हाँ, न्यूटन साहब फिर एक बार एंट्री मार रहे हैं आप लोगों के सामने, आपकी जिंदगी में इन्होंने कहीं नहीं छोड़ा आप लोगों को, कहीं का नहीं छोड़ा वैसे तो, है ना, लेकिन मजे पूरे आते हैं न्यूटन साहब। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, आज ये सारी बातें हम लोग जान जाएंगे, राइट। देखिए बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमसे कहता था कि अगर बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो, क्या बोल रहा हूं, अगर बाहर का टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा ना हो तो उस समय पर जो रेट ऑफ कूलिंग है, रेट ऑफ कूलिंग मतलब आप समझ गए, माइनस लगा दूं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है चेंज इन टेम्परेचर, वेयर T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड T नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। कहने का क्या मतलब है कि ये कूलिंग किस चीज पे डिपेंड करेगा आप लोगों के पास, बाहर के टेम्परेचर डिफरेंस पर, लेकिन प्रोवाइडेड ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा ना, ये डेल्टा टी की वैल्यू बहुत छोटी है, बहुत छोटी, ये डेल्टा टी लिख सकता हूं ना इसको मैं, डेल्टा टी भी लिखा जा सकता है, राइट।
तो इसको कहा गया dt बाय dt इज इक्वल्स टू k टाइम्स ब्रैकेट t माइनस टी नॉट, और इसको हमने क्या बोला, रेट ऑफ कूलिंग। तो ये जो हमारे पास न्यूटन साहब की स्टेटमेंट थी ये यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो dt बाय dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी, राइट। यहाँ पे भी हमारे पास ये चीज आ गई है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों से दो तीन चीजें दिमाग लगाने वाली हैं, और मैंने वो नाम मिटाने का कारण भी एक है जो भी हम लोग देखने वाले हैं, राइट। अब मेरी बातों को ध्यान सुनना और गौर से सुनिएगा बेटा। पहले तो आप लोगों से जेई में ग्राफ भी पूछा गया था, लेकिन वो ग्राफ एक था, लेकिन ऐसे ग्राफ 3 बनते हैं, और वो तीनों ग्राफ आज हम देखेंगे कि कोई सा ही पूछ सकता है, ये जरूरी है कि वो जो पूछा वही पूछे, है ना। तो सारे ग्राफ जैसे पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं, इस वाले इक्वेशन में अगर मैं देखूं तो r इज इक्वल्स टू के टी माइनस के टी नॉट, राइट। यही ग्राफ बनेगा हमारे पास, इसको खोल दूंगा तो मेरे पास ये बनेगा ना। तो अगर मैं रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, पहले मैं रेट ऑफ कूलिंग, ध्यान रखिएगा, रेट ऑफ कूलिंग की बात कर रहा हूँ। तो रेट ऑफ कूलिंग का जो ग्राफ बनता है वो हमारे पास कैसे बनता है, और वे टेम्परेचर का। तो देखिए यहां पर कंपेयर कीजिए y इज इक्वल्स टू एम एक्स, देखो y हमारे पास क्या है, रेट, और x क्या हो गया, टेम्परेचर, ठीक है। रेट और टेम्परेचर का जो ग्राफ बनेगा mx प्लस c होता है ना। अब ये c क्या बता रहा है कि आपके पास इंटरसेप्ट नेगेटिव में है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा है तो पॉजिटिव ही, मतलब यहाँ पे आप लिख देना k इज द पॉजिटिव कांस्टेंट। k क्या है आपके पास, पॉजिटिव कांस्टेंट। बेसिकली dt अपॉन टी माइनस के टी थोड़ी आ रहा है, ये तो के टी आ रहा है ना। अगर माइनस के टी आता तब नेगेटिव कांस्टेंट होता, तो के तो अभी भी पॉजिटिव कांस्टेंट है, इसलिए स्लोप है वो तो हमारे पास कैसे जाएगा, पॉजिटिव स्लोप ही आएगा। अब कई लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि टीचर ऐसे देते हैं dt अपॉन dt, इसको अगर मैं लिखूं इज इक्वल्स टू माइनस के dt, तो सर स्लोप तो नेगेटिव का आगे नहीं बेटा, ये आप लोग गलत चीज देख रहे हो। क्यों, क्योंकि k माइनस का नहीं है एक्चुअली, ये तो यहाँ का माइनस था जिसको हटा के हम लोग यहाँ पे आए हैं। ये रेट ऑफ कूलिंग है, इवन आप यहाँ पे माइनस नहीं लगाओगे तो भी आपका चल जाएगा काम, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आप इतना मेहरबानी कर देना, यहाँ पे जब टेम्परेचर लोगे तो T2 माइनस T1 की जगह T1 माइनस T2 ले लेना, तो माइनस अभी कर लेंगे हम लोग उसे। तो ये माइनस यहाँ पे होता ही नहीं कभी भी, और ये क्या आता है, कैसा आता है, हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट आता है। तो इसका जो ग्राफ आता है रेट वर्सेस टेम्परेचर का, वो हमारे पास इस तरीके से आता है, यहाँ पे ऐसे और इसका स्क्रिप्ट है। लेकिन जेई में ये वाला नहीं पूछा था। R वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ जो आपका इंटरसेप्ट है, ये आपके पास क्या बता रहा है, माइनस ऑफ K इंटू टी नॉट, राइट। तो ये आपके पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो वैसे इतना ही है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग तो इतना ही है, बट आपके स्कूलों में डेरिवेशन करने को आएगा उससे इतने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और स्कूल में ये एक इंपॉर्टेंट और प्यारा टॉपिक हो जाता है, स्कूल में ये एक इंपॉर्टेंट और एक प्यारा टॉपिक हो जाता है। पहले मैं अगर इसको सॉल्व करूं, इसको सॉल्व करता हूं, तो मेरे पास जो पावर की इक्वेशन आई थी, इसको सबको डाल दूं, सी को, ए ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4 आई, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस इसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। पावर की वैल्यू जो मेरे पास आई थी वो आई थी ए ई सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, राइट। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो डेल्टा टी का मतलब कितना है, डेल्टा टी का मतलब कितना है, टी माइनस टी नॉट है, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू टी माइनस टी नॉट है। तो इस टी की जो वैल्यू आएगी कितना आ जाएगी, डेल्टा टी प्लस टी नॉट आ जाएगी। भाई इसको इधर लेके जाओ तो इस टी की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आया। तो आप कह सकते हो जो पावर, यानी कि पावर किसकी बात कर रहा है, बेसिकली dt अपॉन dt की बात कर रहा है, ये सब एक ही तो चीज है, ए ई सिग्मा टी की पावर 4 सीधे यहाँ पे लगा दिया, तो ये dt अपॉन dt है, देखो रेट ही तो जा रहा है, या पावर कह लो, सारी चीज सेम आएंगे। अभी देखो मैं रिलेट करूंगा इन चीजों को, तो आप कह सकते हो इस t की जगह पर मैं ये वाली वैल्यू डाल दूं, तो a टाइम्स e ऑफ सिग्मा, t की जगह पर क्या वैल्यू डाल रहा हूं, डेल्टा t प्लस टी नॉट। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर डेल्टा t प्लस टी नॉट की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा ये पावर के इक्वल आ रहा है, अच्छा पावर के इक्वल यहां से टी नॉट की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आ जाएगा ए ई सिग्मा टी नॉट की पावर 4 ब्रैकेट, देखो टी नॉट की पावर 4 लिया है, यहाँ तो 1 बचेगा और डेल्टा टी के अपॉन में डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो
तो आप कह सकते हो 1 प्लस डेल्टा टी अपॉन टी नॉट माइनस टी नॉट माइनस 1, क्योंकि टी नॉट की पावर 4 तो आपने कॉमन ले लिया है, तो माइनस 1, राइट। 1 से 1 गया, डेल्टा टी की पावर तो 4 होगी ना। हाँ बेटा इसकी पावर 4 तो लिखी है, दिख नहीं रहा आपको, देखो नहीं दिख रही, अच्छा अच्छे से बनाया नहीं था 4 में, ये अब दिख गया। टी नॉट की पावर 4, अच्छा हाँ बताओ बेटा कहाँ पे दिक्कत आ रही है, इसे मिटा देता हूँ, राइट। अच्छा अब यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपके पास आपकी पावर आ जाएगी, देखो टी नॉट की पावर 4 अपॉन टी नॉट। मैंने आपको बताया था कि ये लॉग ऑफ वैल्यू है, डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, और जब डेल्टा टी बहुत छोटा होता है तो आपके पास ये वैल्यू किस में आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। चैप्टर 1 में जब बेसिक्स करा तब मैंने आपको कराई थी ए ई एक्स्ट्रा क्लास वाली, टी नॉट की पावर 4 इंटू 4 टाइम्स डेल्टा टी बाय टी नॉट, राइट, याद आ रहा है। अच्छा इस टी नॉट से टी नॉट कट जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो P इज इक्वल्स टू, वैसे तो ए बाय एम सिग्मा सारी चीज लिख लेना, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, ए बाय सिग्मा सी ये सब लिखना है, कांस्टेंट रहने वाले, ठीक है। चल रहा है इसके नीचे सी वी जो भी लिखना है, एम सी जो लिखना है लिख रहे हैं, मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बस ये बता रहा हूं आपके पास ये T की वैल्यू क्या है। तो आपके पास ये आ जाएगा ए ई सिग्मा टी क्यू टाइम्स डेल्टा टी अपॉन में क्या था, एमसी था ना, एम एस था, ए ई सिग्मा है तो इसको एम एस, ये सबके नीचे लिखते रहना बेटा। सर 4 हाँ बताओ बेटा, डेल्टा टी के आगे 4, हाँ बेटा 4 लिखा तो है, सबसे आगे लिखा है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे आ, ठीक है। चलिए अच्छा अब ये जो पावर था किसके भी इक्वल था, dt बाय dt के, माइनस ऑफ dt बाय dt के, तो आप लिख सकते हो माइनस dt बाय d इंटू टी बराबर हो गया इसके, और देखो यहाँ पर जरा ये था मेरे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो फिक्स रहना है, इसमें कोई चेंज आना नहीं है, ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट ये सब कांस्टेंट, तो dt by t is directly proportional to delta t। न्यूटन साहब की स्टेटमेंट पढ़ना, तो ये आपको कहता है कि प्रूव करिए स्टीफन्स लॉ से कि किस तरीके से न्यूटन का लॉ वैलिड है हमारे पास यहाँ पर। तो आप कह सकते हो कि बस सर ये हमने प्रूव कर दिया है, वो यहाँ से प्रूव है। समझ में आया, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नहीं है, थोड़ा सा ही कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैंने यहाँ से लिखा है पूरा ये बिल्कुल सेम, इसके बाद ये सॉल्व होता है यहाँ पे, इसलिए मैंने जगह इसलिए मिटाया नहीं था, वो दोबारा सॉल्व करना पड़ जाता मेरे को। समझ में आया, तो पहले यहाँ से यहाँ पहुंचोगे और इसी पावर को जो रिलेट करोगे dt बाय dt से, तो आप फाइंड करोगे इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, जो कि हमारे पास ये भी कहता है दिस प्रूव्स न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, ये चीज समझ में आई था न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं उसको मिटा दूंगा क्योंकि मेरे को न्यूटन्स लॉ को और थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, उसको मिटा सकता हूँ। ठीक है, अभी मेरे पास जो वैल्यू आएंगी, नहीं अब तो मिट गया बेटा, अब कोई बात नहीं, अब मेरे से जो है आप ले लेना। ठीक है, मैं सॉल्व करके आपकी कॉपी में कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी अच्छा ये वीडियो को दोबारा देख लेना, हैं व्यूज आएंगे हैं, एक दो ही आता है, ऐसा तो एक ही बच्चा देखता है यहाँ पे। चलिए कोई मैं बात करता हूँ, मैं बता दूंगा, टेंशन ना लो, क्लास का पूछना। अच्छा अब यहाँ पर देखिए ये वैल्यू आपके सामने, ये चीज आ गई है dt बाई dt की वैल्यू आपके पास, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का पहला ग्राफ आया जो हमारे पास किसका था, रेट ऑफ कूलिंग वर्सेस टेम्परेचर, राइट। अब मैं अगला ग्राफ बनाता हूं और इसको यूज करूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, dt सॉरी बड़ा टी, d इंटू बड़ा टी अपॉन छोटा टी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k टाइम्स किसका आया था, डेल्टा टी को क्या लिख दूं मैं, t माइनस टी नॉट लिख दूं, t माइनस टी नॉट लिख दूं, राइट। यहां तक क्लियर है। एक काम करता हूं, ये क्या है, टेम्परेचर, इस t को इधर ले आता हूं, इसको इधर ले जाता हूं। ठीक है, तो आई कैन राइट इट एज dt बाय छोटा dt इज इक्वल्स टू माइनस का k डॉट dt और इधर में क्या लिखना था, t माइनस टी नॉट, राइट। अब बेटा मेरे पास यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा मेरे को। एक्चुअल में ये जो वैल्यू है इसको दोनों का अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, मेरे पास इसका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करेंगे, अब आप लोगों को नहीं पता कहां से कहां तक करेंगे। यहां पे टाइम की वैल्यू है तो ठीक है, आपके पास चल जाएगा 0 से लेकर t तक कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इसकी जो आपके पास अब जो लिमिट आएगी वो चेंज हो जाएगी बेटा, क्यों, क्योंकि अब आपके पास टेम्परेचर सेट करना है
अब आपको क्या करना है, टेम्परेचर सेट करना है। तो जो टेम्परेचर T था, जो बॉडी का टेम्परेचर T था, लेट्स से वो किसी एक पॉइंट टेम्परेचर T1 पे पहुंच गया है। T से कहां पहुंच गया है, T1 पे पहुंच गया है। तो बेसिकली यहां पे जो आपके पास लिमिट लगी वो क्या लगेगी, T से T1, राइट। अच्छा, अब यहां पर इसका इंटीग्रेशन dt/t का इंटीग्रेशन होता है ln t, हाँ जी, log y, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा जो बायोलॉजी वाले बच्चे मेरे जैसे उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट ये मैंने तुम्हें करा रखा है, ठीक है, ताकि क्योंकि मैं खुद बायोलॉजी वाला, मुझे भी दिक्कत आई थी, तो मुझे पता है कि बायोलॉजी वाला को दिक्कत कहां से, तो यहाँ पे दिक्कत आती है। लेकिन आपको तुम्हें बता रखा है dt/t का इंटीग्रेशन हमारे पास ln t होता है। तो ln के पास t का मतलब t - t0, तो ln of t - t0 इज इक्वल टू k डॉट dt का इंटीग्रेशन kt प्लस c, k डॉट dt का kt प्लस कांस्टेंट जब रहता है तो हमारे पास kt माइनस का प्लस c। अच्छा, प्लस c का मतलब क्या है बेटा हमारे पास, ln c, हाँ तो कांस्टेंट मतलब कहां है, ln t1 से लेकर t तक। तो इस बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा kt प्लस c का मतलब कितना आ गया, ln ऑफ t1 माइनस t, ये आपके पास वैल्यू आती है, राइट। अब आपके पास ये वैल्यू यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, तो ln a माइनस ln b करोगे तो ln a अपॉन b हो जाएगा। भाई ये इधर जाके माइनस हो जाएगी तो log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b वैल्यू होती है। तो आप लिख सकते हो ln t माइनस t0, वैसे तो इसको भी यूज कर सकते हो और डायरेक्टली कि देखो इसको y मान लो, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। इस बार जो आपके पास m आया है ये नेगेटिव है, यानी कि अगर बेटा आप लोग ग्राफ बनाएंगे ln t माइनस t0 वर्सेस टाइम का, x तो टाइम पे आ गया ना, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, तो इस बार c तो सही जा रहा है लेकिन ये डिक्रीजिंग स्लोप है क्योंकि हमारे पास m कैसा है, नेगेटिव, k नेगेटिव है, तो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो कहानी आएगी वो कैसी आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आएगी। लेकिन जेईई में ये वाला ग्राफ भी नहीं पूछा गया था, फिर पूछा क्या गया था, राइट, ना तो ये वाला पूछा गया था रेट के साथ कैसा फर्क पड़ेगा, ना ln t माइनस t0 का पूछा था। उसने जो ग्राफ पूछा था वो पूछा था टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड, ये कौन सा क्वेश्चन रखा है, एंड टाइम, टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड टाइम का ग्राफ पूछा था, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी एंड टाइम का ग्राफ जब पूछता है तो एक काम करता हूं मैं, अब आगे चलता हूं इससे आगे कहानी। तो आगे कहानी ऐसी हो जाएगी ln t माइनस t0 माइनस ln t1 माइनस t, तो a माइनस b को सीधा a अपॉन b लिखूं चलेगा, तो बड़े बच्चे होते तो समझ गए होंगे। तो मैं लिख रहा हूं log a माइनस b को ln t माइनस t0 अपॉन में ln t1 माइनस t इज इक्वल्स टू माइनस का kt, चलेगा, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अगर मुझे log हटाना है तो ये e की पावर में चढ़ जाएगा, ln हटाना है तो e रेज़ टू दी पावर माइनस kt हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि सर आपके पास t माइनस t0 अपॉन t1 माइनस t इज इक्वल्स टू e रेज़ टू दी पावर माइनस kt होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास t1 माइनस t को इधर पहुंचा दो और t को इधर रखना था, टेम्परेचर वर्सेस टाइम का ग्राफ पूछा था तो इसको इधर पहुंचाइए तो आपके पास जाएगा t माइनस t0 इज इक्वल्स टू t1, बेटा यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड में, दिख रहा है, तो t1 माइनस t इनटू e की पावर माइनस kt, राइट, और इस t0 को इधर पहुंचा दो तो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू t0 प्लस t1 माइनस t इनटू e की पावर माइनस kt। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो t वर्सेस t का ग्राफ आ रहा है y इज इक्वल्स टू mx, m की वैल्यू स्लोप के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रही है, प्लस c, ठीक है, यानी कि c तो ठीक है बट ये जो वैल्यू है m की ये एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है, e की पावर माइनस kt है ना, k तो ऊपर जा रहा है तो एक्सपोनेंशियली वेरी कर रही है। तो इसका जो ग्राफ बना था जो जेईई में पूछा गया था, ऑप्शन तीनों दे रखे थे, एक ये दे रखा था, एक ये दे रखा था, एक मेरे हिसाब से कुछ इस तरीके से दे रखा था और चौथा ऑप्शन जो है, तीसरा है, चौथा ऑप्शन ये दे रखा था, सही है वाला है। ये एक्सपोनेंशियल तो ऐसे वेरी करता है ना ग्राफ, तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ वेरी करेगा वो कुछ इस तरीके से वेरी करेगा, यानी कि ये जो कांस्टेंट आएगा, ये जो कांस्टेंट आएगा ये आपके पास जो t0 आ रहा है वो ये वाली वैल्यू, ये क्या है बेटा, t0 की वैल्यू है, और ये आपके पास यहाँ पे
टी की वैल्यू है, और इस समय के साथ साथ जो आपका ग्राफ जा रहा है वो इस तरीके से जाएगा। तो ये जो आपके 3 ग्राफ हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि जेईई में इनसे सवाल पूछ लिया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के न्यूमेरिकल करते हैं, तो ln log वगैरह करेंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी, कि log वगैरह में तो वैसे ही हालत खराब हो जाती है। तो इसके लिए एक तरीका निकाला गया, इसको मिटा सकता हूँ, इसके लिए एक तरीका निकाला गया, और हमने तरीका काफी आसानी से पता भी कर लिया कि भैया क्या तरीका था। तो देखो तरीका ये था कि बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्टी नहीं थी उसमें, तरीके में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी। देखो आपको पूछा गया ये बताओ न्यूटन साहब की स्टेटमेंट क्या थी, तो आपने कह दिया सर न्यूटन साहब की स्टेटमेंट थी dt बाय dt इज इक्वल्स टू k टाइम्स t माइनस t नॉट, जहां पर t क्या है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, या फिर किसी भी बॉडी का, मैं एब्सोल्यूट छोड़ के मैं आपको कहता हूं कि कुछ टाइम t में, इन टाइम t अगर आपके पास बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है T1 से लेकर T2 तक, तो आपका जो एवरेज टेम्परेचर आएगा वो आपके पास आएगा T2 माइनस T1 बाय 2 करके निकालेंगे। लेकिन न्यूमेरिकल के लिए इस वैल्यू को नहीं लेना, न्यूमेरिकल के लिए ये वैल्यू नेट वैल्यू आएगी ना एवरेज, लेकिन हमें ये वाली डिफरेंस, एवरेज डिफरेंस जो आएगा वही आएगा, लेकिन हमें एवरेज डिफरेंस नहीं लेना न्यूमेरिकल के लिए। एवरेज डिफरेंस ना लेकर मुझे क्या लेना है, एवरेज टेम्परेचर। क्या लेना है बेटा, एवरेज टेम्परेचर। एवरेज टेम्परेचर क्या आ जाएगा T2 प्लस T1 बाई 2। समझ में आया? यानी कि न्यूमेरिकल के लिए जो मैं वैल्यू कर दूंगा वो कर दूंगा dt अपॉन dt बराबर हो जाएगा k टाइम्स, इसको क्या लिख देता हूं, t एवरेज माइनस t नॉट। और ये एवरेज कैसे निकालोगे, आपके पास ये वैल्यू आ गई, राइट। t नॉट क्या होगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा, और ये आप लोगों के पास बेटा ऑलवेज सराउंडिंग का टेम्परेचर रहेगा। यहां तक आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब इस dt को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो T2 ये बेसिकली माइनस में है सारी चीज, तो T2 माइनस T1 अपॉन में टाइम इंटरवल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ k इंटू T एवरेज माइनस का T नॉट, राइट। अच्छा अब मेरे को ये माइनस साइन हटाना है, तो मैं इधर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं हट जाएगा साइन, और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन में T इज इक्वल्स टू K इंटू T एवरेज माइनस T नॉट। तो ये आप लोग अगर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। क्या बोला इसने, 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, 55 डिग्री सेल्सियस इन 30 सेकेंड्स। कितने सेकेंड में कूल हुआ है, 30 सेकेंड्स। कहता है यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कैलकुलेट द time taken by same body to cool down from 55 degree Celsius to 50 degree Celsius if the temperature of surrounding was assumed to be at 45 degree Celsius। क्या निकालना है आपको कि यहां से यहां के जाते समय टाइम कितना रहा होगा। एक क्वेश्चन तो ये निकाल लीजिए, और दूसरा क्वेश्चन इसी का चचेरा भाई आपके सामने आ रहा है। कहता है अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 60 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गया इन टाइम 10 मिनट्स। क्या बोला उसने, इन टाइम 10 मिनट्स। फाइंड इट्स टेम्परेचर, इस बार आपको क्या निकालना है, फाइंड इट्स टेम्परेचर एट द एंड ऑफ अनदर 10 मिनट्स, एट द एंड ऑफ अनदर 10 मिनट, यानी कि इसके बाद यहां पहुंचा। अब इसके बाद जब दूसरे 10 मिनट आएंगे तो आपको टेम्परेचर बताना है
अगर इफ द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग दे रखा है, इफ द रूम टेम्परेचर इफ रूम टेम्परेचर कह लो, सराउंडिंग का टेम्परेचर आपको दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके करिए, ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूं। ओके बेटा, इसके क्वेश्चन ना बहुत ही सिंपल होते हैं, बहुत ज्यादा सिंपल। देखिए पहला क्वेश्चन में आपसे टाइम पूछा था ना, और अच्छा अब देखो इधर बातें नहीं, इधर प्लीज इधर देखिए, 60 से 55 में गया 30 सेकंड में, राइट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला क्या है, T2 - T1 अपॉन T। 60 से 55 गया है, 60 से 55, तो 60 - 55 कितने टाइम में गया बेटा, ये 30 सेकंड अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू के हटा दूं क्योंकि मेरे पास है ये वाली वैल्यू यूज कर रहा हूं, T1 - T लिख रहा हूं ना मैं, T1 बड़ा वाला ले लिया, इज इक्वल्स टू के अपॉन में T एवरेज यानी कि T2 + T1/2। T2 + T1 मतलब 60 + 55/2, तो 60 + 55/2 करूंगा तो कितना आ जाएगा, कितना 115/2 57.5 मुन्ना 52.5 अगले में आएगा, माइनस 45। सराउंडिंग का टेम्परेचर हमारे पास T0 कितना था 45। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आएगी 12.5, ये कितना आएगा 5/30। तो उसके सराउंडिंग का टेम्परेचर थोड़ी है क्या सराउंडिंग का उसके इसके किससे होता है, सराउंडिंग का सबका सराउंडिंग है भाई, तुम्हारे यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का टेम्परेचर कुछ है, तो क्या तुम्हारे लिए अलग है और मेरे लिए अलग है वो, ऐसा तो नहीं होता ना बच्चा, पहले ही समझ जाते हैं। चलिए तो इसको हम लोग के कर देते हैं, इसको कितना ही दूं 12.5 इसको इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, चलेगा। दूसरा केस पकड़ लेता हूं, 55 से 50 जाने पर, 55 से 50 जाने पर टाइम पूछा गया, के आपको पता नहीं है, एवरेज लेना है 55 + 50/2, एवरेज लेना है 55 + 50/2 कितना आ गया 105/2 52.5, और इसको 45 में से 7.5, 7.5 इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड, 1 2 3 4 ये 5/t लिख दो इसको, t ऊपर पहुंच जाएगा, तो आपके पास ये 1/6 बचा, राइट। तो आपके पास t ऊपर बाय 30, के से के मर गया, इज इक्वल्स टू 12.5 अपॉन 7.5। तो अगर आप ये सॉल्व करेंगे t इज इक्वल्स टू 12.5 इंटू 30 अपॉन में 7.5, 7.5 4 जा 30 होता है, 7.5 × 30, हाँ ठीक है, और 12.5 इंटू 4 48 और 2 50। तो भैया यहाँ पर टाइम कितना आ रहा है 50 सेकंड में ये कारनामा हो जाएगा जो आप लोगों को बताया है। बताइए के की जरूरत नहीं पड़ी ना, कहाँ पर बेटा, बेटा 6 तो हो गया था, ये 5 मल्टीप्लाई करोगे 6/30, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट में नहीं करोगे, सेकंड में काम हो जाएगा बेटा डिफरेंस हमेशा सेम आएगा। अच्छा बच्ची कह रही कैलकुलेट में कर दो, ठीक है। 60 केल्विन का मतलब 60 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना केल्विन हो गया, कर देते हैं बच्चे कहने 333। 55 का मतलब कितना हो गया बेटा 328। बेटा इसको माइनस कर लेना, जब तक जी करे तब तक माइनस कर लेना, ठीक है। अरे मेरे मूर्खों, डेल्टा टी चेंज होता है, और चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में लो या केल्विन में लो, पहले दिन ही बताया जाए टेम्परेचर इसको समझाया था सेम आएगा, ठीक है। इतना क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन आसान था, सिंपल सा है, ये भी ऐसा ही है, ये भी बच्चों वाला है। मतलब इसके क्वेश्चन आप लोगों को डायरेक्ट 4 नंबर दिलाते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट करा होना चाहिए, अगर कॉन्सेप्ट नहीं करा हो तो सीधा 4 नंबर जाते भी हैं, है ना। अच्छा दूसरा क्वेश्चन क्या था, 60 से 50 डिग्री पे गया 10 मिनट में, 60 से 50 डिग्री, तो मैं कह सकता हूं 60 - 50 अपॉन टी। 10 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, करना पड़ेगा अब तो सेकंड में ये ऐसे ही भैया, ठीक है। इन टाइम टी आपसे बोला गया है फाइंड द टेम्परेचर एट द एंड ऑफ अदर 10 मिनट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ जाएगा यहाँ पे आपकी कहानी, ये के आ गया, प्लस प्लस नहीं होगा, भी देखो एवरेज टेम्परेचर कितना आएगा 60 + 50/2 यानी 55, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना रखा है 25, राइट। ये आपके पास आ गया, समझ में आ गया। T1 + T2/2 मैंने 60 + 50/2 करके डायरेक्ट लिख दिया अभी यहाँ पे, इसको मैं 600 कर दूं, 1/60, ठीक है। हाँ तो 10/60 1/60 आएगा, इज इक्वल्स टू के इंटू 30। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गया, राइट। अब आपसे पूछा था अगले 10 मिनट में यहां से वो कितना जाएगा, यहां से देखो क्वेश्चन में
बहुत ही बारीकी से एक हिंट दी है, फाइंड टेम्परेचर एट द एंड ऑफ अदर 10 मिनट। इसके बाद तुरंत 10 मिनट की बात कर रहा है, तो आपके पास आपको आपका एक टेम्परेचर दिया गया है बेटा, इनिशियल टेम्परेचर कितना दिया है 50, क्योंकि ये यहाँ पे 50 पे खत्म हो रहा है ना, तो आपका जो T1 है इस बार वो कितना दे रखा है 50, और आपको T2 निकालना अपॉन में अनदर 10 मिनट, तो मतलब ये तो आ जाएगा 600 इज इक्वल्स टू K इनटू क्या होता है एवरेज टेम्परेचर 50 प्लस T/2 माइनस 25, राइट, क्लियर है। बेसिकली इसका एलसीएम ले लेता हूं 1, दोनों का 2 आ जाएगा, 50 माइनस 50 कट जाएगा, समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं, इसका एलसीएम ले लो 1, तो T बचेगा, बस T/2 बचेगा बेसिकली, राइट। तो आप कह सकते हो कि 50 माइनस T/600 इज इक्वल्स टू K इनटू, समझ गए ना, यहाँ पे एलसीएम मान लेके 50 माइनस 50 कट गया है, T/2, राइट। इसको इक्वेशन सेकंड कर दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 2 3 और 4 और ये टर्म तो वैसे भी कट देगी मेरे हिसाब से, बिल्कुल कटेगी, ठीक है। तो आपके पास आएगा 10 अपॉन 50 माइनस T इज इक्वल्स टू, ये K T/2 ऊपर पहुंच जाएगा, और ये आ जाएगा 60, K से K भी कट जाएगा ना, इज इक्वल्स टू 60। कई क्वेश्चन में कहता है कि एक बॉडी का सब चीज दे रखी होती है, उसका K इतना मतलब दूसरे का कितना आएगा, तो वो भी निकाल सकते हो आप, एक दो इक्वेशन लगा के डिवाइड कर देना, सबके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। इज इक्वल्स टू 60, मैंने 30 मल्टीप्लाई कर दिया इस 30 से, ये थर्ड टर्म है ना, फोर्थ टर्म है, अपॉन में T, ये आपके पास आएगा, राइट। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये आएगा आपके पास 10T इज इक्वल्स टू 60 इंटू 50 कितना होता है 3000 माइनस 60T, इसको इधर ले जाओ प्लस आ जाएगा, 70T इज इक्वल्स टू 3000 आएगा। पूछा गया टेम्परेचर पूछा था ना, तो टेम्परेचर इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन में 70, और सारी चीजें हम लोगों ने डिग्री सेल्सियस में निकाली है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा 42.8 डिग्री सेल्सियस में आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 7/28 एक गया ना, 7 300 से काटना था, 7/28 20 7 2 14.8 60 बचेगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चन करने पड़ते हैं, ये आपको सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। तो बेटा अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो आता है सोलर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सन। क्या आता है सोलर कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ सन, इसको देखते हैं। तो इसको आप ऐसे समझिए, ये आपके पास क्या है सन बीच में, और ये अपनी रेडिएशन ऐसे ऐसे दे रहा है, और जब ये ऐसे ऐसे रेडिएशन दे रहा था हमारे पास, तो बेटा हम लोग मान के चल रहे हैं कि सन का रेडियस कैपिटल R है, और ये जितनी दूर तक अपनी रेडिएशन फेंक रहा है छोटा r, यानी कि बेसिकली सन से लेकर अर्थ की डिस्टेंस तक का हम लोगों ने रेडियस बता दिया, राइट। अब आपको पता है पावर ऑफ द सन अगर मैं निकालता हूं तो सिग्मा ए ई टी की पावर 4 आया करती थी, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। अच्छा अगर सन की बात कर रहा हूं तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, तो आपके पास पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी a इंटू सिग्मा टी की पावर 4, राइट, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा a को मैं क्या लिख सकता हूं 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, राइट। अब हमारे पास बेसिकली जो सूरज है वो अर्थ के किसी भी जगह पर डालेगा रोशनी, वो तो कांस्टेंट ही रहेगी, तो बेसिकली वो इंटेंसिटी डाल रहा है, और इंटेंसिटी क्या होती है पावर पर यूनिट एरिया। किसी भी चीज की अगर आपको इंटेंसिटी निकालनी है तो कैसे निकालेंगे पावर पर यूनिट एरिया, तो यानी कि एरिया, हाँ बोलो बेटा। हमारा जो पाथ होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है सर, हाँ तो कोई नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूँ ना कि स्फेरिकल इलिप्टिकल, बिल्कुल सही क्वेश्चन बोला कि सर इलिप्टिकल है तो सर बिल्कुल सेम नहीं आएगा, लेकिन हम लोग मान के चल रहे हैं कि स्फेरिकल में हम लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो बेटा पावर आपके पास, सॉरी जो इंटेंसिटी है उसी को क्या बोलूंगा सोलर कांस्टेंट, सोलर कांस्टेंट क्या बोलूंगा सोलर कांस्टेंट। तो सोलर कांस्टेंट या सोलर कांस्टेंट जो आपके पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा पावर अपॉन में कितने एरिया पे वो बढ़ रहा है, और ये एरिया ये कौन सा एरिया है जिस एरिया पे इसकी लाइट जो क्या हो रही है रेडिएट आउट हो रही है, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों के पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी, पावर की वैल्यू तो आपको पता ही है 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर इंटू सिग्मा टी की पावर 4 अपॉन में एरिया जिस एरिया तक वो अपनी बाहें फैला सकता है,
भैया ये है वो एरिया 4πr², ये पूरा राइट, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। 4π इससे ये गया। आपको निकालना था टेम्परेचर ऑफ द सन कितना होता है। देखो एक तो इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, जो सोलर कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू फिक्स होती है 1.4 × 10⁻³ किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। देखो ना एस की यूनिट क्या हो जाएगी, पावर अपॉन एरिया, पावर की यूनिट किलोवाट में देते हैं और एरिया मीटर स्क्वायर होगी, तो इसकी एस यूनिट क्या है किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एस की वैल्यू ये होती है वैसे तो आपको टेम्परेचर निकालना था, टेम्परेचर ऑफ द सन। तो आपके पास जो वैल्यूज है वो आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट है आपको पता है, 4π से 4π कट गया, तो r अपॉन r का स्क्वायर, उल्टा कर दिया है ना, ये r इधर जाएगा, इधर रहेगा, छोटा r इधर जाएगा। s निकालना है, t निकालना है सॉरी, हाँ, तो s इंटू छोटा r स्क्वायर अपॉन में बड़ा r स्क्वायर इंटू सिग्मा इंटू क्या बचा, और तो कुछ बच नहीं रहा मेरे हिसाब से, बाकी सब चीज कैलकुलेट हो गई ना, ठीक है। इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, t की पावर 4 आएगा। t को लिखोगे तो ये 1/4 हो जाएगा पावर में, तो आपके पास आ जाएगा s इंटू छोटा r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू सिग्मा इसकी पावर 1/4। आप लोगों को सबकी वैल्यू दे रखी होती है, वैसे तो इसकी वैल्यू आती है बड़े वाले r की 7.5 × 10⁵ km, और छोटा वाला r यानी कि वाला जो रेडियस है इसकी वैल्यू आपको दी जाती है 1.5 × 10⁸ किलोमीटर, इसका रेडियस इतना बताया जाता है। और s की वैल्यू मैंने आपको बता दी है, और सिग्मा की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है 5.67 × 10⁻⁸। ठीक है, इन सब की वैल्यूज मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, वैसे तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली यही रहेगा 1.5 × 10⁸, 7 × 10⁵, 1.4 × 10⁻³ और 5.67 करेंगे तो ये आएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी टेम्परेचर की अप्रोक्सीमेटली इक्वल आती है 5800 केल्विन के, और जो कि मैंने आपको बताया था सोलर का वो निकलवाया था क्वेश्चन, 6000 के आसपास हमारे पास वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉस या टेम्परेचर कराया था, तो 6000 था कुछ, तो बिल्कुल सन का अप्रोक्सीमेटली वही वैल्यू आ रही है। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये वैल्यू आती है, और इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर भी आज खत्म हो जाता है। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अपनी राय बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।